न्यूज नेशन बार बार एक ही बात कह रहा है कि देशभक्ति जो है वो एक भावना है, एक सोच है, एक विचारधारा है जो आप अपने मुल्क के प्रति रखते हैं और उसी से आपका राष्ट्र जो है वो सुरक्षित होता है, मजबूत होता है। और जो इस वक्त हमारे कैंपस में हो रहा है वो किस पार्टी का हो रहा है, किसकी सोच है, क्या है, वो कम से कम देश की सुरक्षा के लिए तो जायज नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम एक बार जो यहाँ पर तमाम युवा लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करके उनका पक्ष यहाँ पर जान लेते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं, आप खड़े हो जरा। आप ये बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मेरा सवाल बीजेपी वालों से है कि सबसे पहले वही लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको किसने बताया वो लोग स्टार्ट करते हैं? नहीं, देशभक्ति नापने का पैमाना जो वो अक्सर बीजेपी वालों से देखने को मिलती है। वही लोग नापना स्टार्ट करते हैं कि तुम देशभक्त हो, तुम देशभक्त नहीं हो। अच्छा, चलिए, तो एक सवाल यहाँ से आया है, कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं। हाँ, पीछे वाली लाइन में जाते हैं। जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों हमें प्राइमरी लेवल से ये नहीं पढ़ाया जाता है कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसकी कुछ अमेंडमेंट भी है कि हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। हमें बचपन से ये बताया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम कुछ भी बोल सकते हैं। 2014 के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि एंटी नेशनल वर्ड्स और इंटॉलरेंट जैसे शब्द है, वरना उससे पहले हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम सोचते थे कि कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी बोलना कहाँ तक जायज़ होगा? उस तरफ भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम लोग एक फटाफट से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जी, आप हाथ उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ये लीजिए माइक, बोलिए। मैम, मेरा ये कहना है कि कहीं ये देश में ट्रेंड तो नहीं बनता जा रहा है कि देश के खिलाफ कुछ बोलो और आपको हाइप मिल जाएगी और पर्सनल पार्टीज उठा लेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज आपको उठा लेंगी। तो कहीं ये ट्रेंड तो नहीं बनता जा रहा है? आप देश के ऊपर सवाल उठाइए, कश्मीर के मुद्दे पर सवाल उठाइए और उसके बाद आप सुर्खियों में आ सकते हैं, रातों रात आपको लाइमलाइट मिल सकती है। कौन हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है और इसका समाधान क्या हो ललोत्रा साहब? क्योंकि आप खुद एक शैक्षणिक संस्थान से जुड़े रहे हैं, सैनिक भी रहे हैं, इसका समाधान आपको क्या नजर आता है? क्योंकि विचारधारा आप डंडे के बल पर तो नहीं बदल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डंडे के बल से तो हो नहीं सकता है। ये इसका जवाब अवाम दे सकती है। अवाम वैसे पॉलिटिकल लीडर्स चुने जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंटरफेरेंस नहीं करे। जब आप फैकल्टी चुनते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए, इसके लिए डीप सिलेक्शन होना चाहिए। और तीसरा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ हद तक जो स्टूडेंट्स हैं उनका जब आप एडमिशन करते हो कुछ कट ऑफ रखना चाहिए कि इतने साल के बाद आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको बाहर जाना चाहिए और बाहर से आप प्राइवेटली आप अपेयर कर सकते हैं। लेकिन ओवर एज स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल लीडर्स जी, फिर वो पढ़ाई के बाद कुछ और करने लग जाते हैं और उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप देखो कौन कौन है जो भड़का रहे हैं। जी चलिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंपस के अंदर ये जो घुन लग रही है, कौन लगा रहा है? बाहरी तत्व हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारी पार्टियां हैं, किसी की विचारधारा है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जब प्रॉब्लम हो रहा है कौन इनको श्रेय दे रहे हैं? पॉलिटिकल लीडर्स। आप देखें फोटोग्राफ्स के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स ये यंग बच्चों के साथ जाके खड़े हो रहे हैं। क्या इनको ये समझ नहीं आती है कि ये इनका काम नहीं है? ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, आप डिबेट करें, सब कुछ करें। ये जिम्मेवारी है कॉलेज प्रोफेसर्स की, टीचर्स की, यूनिवर्सिटीज़ की। जीडी बख्शी साहब, एक यहाँ पर नौजवान का कहना है कि हमें ये तो सिखाया जाता है बचपन से कि आज़ादी है हमें बोलने की, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि देश के खिलाफ नहीं बोलना है। हमें ये तो कहा जाता है कि आप जो हैं छोटी सुर्खियां बटोर के किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी उन्हें पैट्रोनाइज करने लगती हैं। क्या ये जो ट्रेंड है ये देश की सुरक्षा के लिए घातक है? देखिए, ये बहुत घातक और बहुत खतरनाक ट्रेंड है। हर अलगाववादी नेता को जो भारत को तोड़ने के नारे लगाता है, हम लोग उसको नेशनल हीरो और नेशनल आइकन बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ मीडिया के सेक्शन से और कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये एक साजिश है इस देश को तोड़ने की, इसे खोखला करने की और इस वामपंथी सोच से इसके अंदर दीमक जैसे चाट जाने की इस इमारत को, ताकि जो देशद्रोही हैं उन्हें राष्ट्र के हीरो बनाया जाए। जो कोई देखिए क्या मतलब है, आप एक सेमिनार करना चाहते हैं, आप देशद्रोही ही आपको मिले उसमें बुलाने के लिए? ऐसे लोग जो नारे लगा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को मार डालेंगे जिन्होंने अफजल वो लोग आप लाना चाहते हैं, उनको हीरो बनाना चाहते हैं? कोई देश के खिलाफ बात तो कर ले। वो एकदम इंस्टेंट स्टारडम।
इंस्टेंट स्टारडम। मैं जल्दी अपनी बात खत्म। इन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि पैमाना कोई नहीं तय कर सकता है, लेकिन कुछ पैमाने बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक पैमाना दे दिया है राष्ट्रीय गीत का, आप नेशनल एंथम का, आप अगर अपने रिस्क पे उसको डिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके जजों से लड़ लीजिए। दूसरी बात है बेटे, एक चीज़ जान लो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये तभी संभव है जब आप सिक्योर स्पेस में रहोगे। विदाउट सिक्योरिटी देयर कैन बी नो लिबर्टी। और कोई आपको सिक्योरिटी दे रहा है, कोई जाने जा रही है, तो जो जाने दे रहा है आपकी ये सिक्योर स्पेस देने के लिए, कम से कम उसको गाली मत दो। बाकी उसको कुछ मत करो, सलाम मत करो, सलूट मत करो, कम से कम उसको गाली मत दो। ये जो बात हुई है ये मार्टर्स की, जी, जो लोग, जो विचारधारा 73 सीआरपीएफ पर्सनल के हलाक होने पे पूरी रात नाचते हैं और पूरी रात जश्न मनाते हैं, आज आप मार्टर की वो लड़की की बात कर रहे हो। वो लड़की के पिता कश्मीरी मिलिटेंट से मारे गए थे, ठीक है, वही कश्मीरी मिलिटेंट जो इस कैंपस में है, जिनके लिए ये पूरी वो भी थे इसमें शामिल। तीसरा चीज सुरक्षा का, आप देखो इसमें फुटप्रिंट्स, डिस्कोर्स में क्या क्या आया है इसमें, पाकिस्तान, माओवाद, कश्मीरी अलगाववाद, चर्च है, वो कथित जो वो किसी का फोटोग्राफ भी था चर्च के साथ। ये सारी की सारी प्रोजेक्ट जो है ये कराची में तैयार हुई है। तरुण नारंग जी, दीपक जोशी जी, आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो कुछ रिएक्शन हुआ, चलिए वो एक एक्शन का रिएक्शन है, रिएक्शन का क्या पैमाना था और किस हद तक था वो डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन वहाँ उस दिन आपका क्या ऑब्जेक्शन है? मैडम एक्चुअली उस दिन जो दिल्ली पुलिस ने हैंडल किया सिचुएशन को, उसमें हम लोगों का इस याचिका में ये कहना है कि किस प्रकार मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और प्रेस के राइट्स का वायलेशन हुआ। ये अगर कुछ फोटोज हमने जो याचिका के साथ लगाई हैं वो आप देखें, इसमें साफ दिखता है दिल्ली पुलिस के मेल अधिकारी जो मेल हैं किस प्रकार वुमेन्स को हैंडल कर रहे हैं, जो कि कानून के अगेंस्ट है। लेकिन वहाँ ऐसे भी फोटो थे जहाँ पे एक अधिकारी जो है बस पे चढ़ा हुआ है और हाथ जोड़ के, एक लड़की है लाल कुर्ता पहने वाली, उसको हाथ जोड़ के कह रहा है कि उतर जाओ, समझ जाओ। वो वाला फोटो नहीं खींचा आपने? मैम वो फोटो भी खींचा पे काम कर रहा है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, बिल्कुल मैंने वो फोटो नहीं देखा है कि वहाँ पे जवान रोक रहे हैं, बट द थिंग इज पुलिस पर्सनल्स का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनकी भी ड्यूटीज होती हैं जो उनको उनके कोड ऑफ कंडक्ट, दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की हम बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, हम डिग्निटी ऑफ द वुमेन की बात करते हैं एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात करते हैं जी। क्या अगर वो लड़की नहीं भी मानी तो क्या पुलिस को अधिकार मिल जाता है कि वो उसके सेंसिटिव पार्ट्स को टच कर दे? क्या पुलिस को ये राइट्स मिल जाता है कि वो प्रेस रिपोर्टर्स को थ्रैश करे, रफ करे? चलिए, इस पर दिल्ली पुलिस खुद भी कह रही है कि जिस ढंग से पूरे मामले को हैंडल किया गया उससे वो भी खुद खुश नहीं है और उसने इंटरनल इंक्वायरी भी बैठाई है। और आप आरएसएन सिंह साहब बोलिए। देखिए जो ये पूरे डिबेट और डिस्कशन का मामला चल रहा है, ये जो प्रोफेसर साहब और एक स्टूडेंट में जिस तरह के वार्तालाप हुए, पता नहीं मेरे संस्कार में वो डिबेट मुझे नहीं समझ में आती है, इस तरह का हीटेड एक्सचेंज। यही चीज़ आप बताए, 2-3 मुद्दे मैं ये करूँगा। आप कहते हैं कि फ्री थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, इसमें कोई सिक्योरिटी का एंगल नहीं था। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम किसका? वो लड़के जो 5-5 साल से फेल कर रहे हैं। सेमिनार में वो 5 साल फेल करने वाला लड़का जो कि पीएचडी नहीं कर पा रहा है और उसका गुरु उसको पीएचडी करवा नहीं सकता है, वो दोनों छात्र और प्रोफेसर उसको सुनने गए। हम लोग भी जाते हैं, तमाम मैं जगह जगह जाके लेक्चर देता हूँ साहब। अभी कुछ हमने सरस्वती का हमने उपासना किया है, तब इस लेवल तक आज पहुँचे हैं। आज आप जो लड़के सरकार के पैसे से, और मुझे यहाँ पर ये सरकार से बहुत ही मेरे को शिकायत है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आप फंडिंग क्यों कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है कि टीचर पास नहीं करवा रहा है, स्टूडेंट पास हो नहीं रहा है, और उसको आप बहुत बड़ा बुद्धिजीवी
वो सेमिनार में आके बोलना चाह रहे हैं। देशभक्ति पर ये जो पूरी बहस छिड़ी हुई है, जिस तरह से कैंपस के अंदर देश विरोधी नारे पहुंच गए हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए सही नहीं है, वो हमारे देश के लिए सही नहीं है, वो देशभक्ति की भावना के लिए सही नहीं है। लेकिन नेता इसमें एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है हमारे लिए, और ये कितनी बड़ी मानसिक सोच के लिहाज से भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। हिंदुस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर रह जाएगा अगर देशभक्ति नहीं होगी उसके अंदर, अगर हमारे देश के प्रति अपनी बिलोंगिंगनेस नहीं होगी। हम इसी चर्चा को यहाँ आगे बढ़ाते हैं। ललोत्रा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ललोत्रा जी, आप एक मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, आप खुद सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको लगता है कि आज कैंपसेस के अंदर एक तरह से आप सेना को क्रिटिसाइज कर दीजिए, आप कश्मीर या माओ के मुद्दे पर कुछ अलग सोच ले आइए, तो आप इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, आप बुद्धिजीवी का पैमाना ये है कि अगर आप उनके हक की बात करें तो आप बुद्धिजीवी हैं, नहीं तो आप एक आम नागरिक हैं। क्या ये सोच जो पनप रही है, ये कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है हमारे देश के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं समझता हूँ कि ये खतरा हो सकता है, और इसके ऊपर मैं अपने एक दो विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर साहब बैठे थे कुछ देर पहले, आप डिबेट से चल गए हैं। इन्होंने कहा था कि जब मुद्दे चुने जाते हैं तो ये मिलिट्री साइंस के ऊपर चुने जाते हैं, पर ये जो दो मुद्दे डीयू में चुने गए थे, ये मिलिट्री साइंस नहीं था। आपको पता है किस प्रकार के मुद्दे चुने गए थे, और ये डायरेक्ट एक इंडियन डिफेंस फोर्सेस के मोराल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता था। सबको पता होना चाहिए कि जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, ये एक मुल्क का लास्ट रिजॉर्ट हैं। जब देश की सेना कहीं प्रवेश करती है, चाहे वो सिविल एड में आए या लड़ाई में आए, तो हर एक नागरिक का जो मनोबल है वो पूरा बढ़ जाता है कि एक बड़ी निष्पक्ष लोग आए हैं और हमें देखेंगे। जब और कोई फोर्सेस आती हैं तो कुछ डर होता है, लेकिन जब आर्मी फ्लैग मार्च करती है तो एक किस्म का भरोसा पैदा करती है। अब आप जो लास्ट रिजॉर्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं, इसके बाद किसी को नहीं बुला सकते हैं, फिर एक आप फॉरेन आर्मी को बुला सकते हैं। इसलिए ये परंपरा रहती है, हर एक मुल्क का जो डिफेंस फोर्सेस है उसके ऊपर आप तभी चर्चा करेंगे जब कुछ एक्चुअली उन्होंने ऐसा काम किया हो जो एक शर्मनाक काम हो, नहीं तो बाकी चीज़ें एक। चलिए, तो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये तय हो कि आपको कुछ इंस्टीट्यूशन है उनको सेक्रेड रखना है, ये कहीं ना कहीं जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हमें अपना कर्तव्य भी समझना चाहिए। ये दूसरा है, एक टीचर के माफिक हर एक जगह में, अगर आप एक स्कूल के अंदर जब 16-17 साल में क्लास 12 पास हो जाती है, आप 20 साल का बच्चा स्कूल के अंदर रखें तो उसकी हरकत स्कूल वाली नहीं होगी। इसी मुताबिक जो कर्नल साहब ने बताया, एक आप यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के रखने हैं और उसके बाद आपने डॉक्टरेट करनी है और आप उसको दिए हुए समय में नहीं रख सकते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है किस प्रकार के प्रोफेसर्स हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। आर्मी के अंदर आप एक इंस्ट्रक्टर रखें, अगर वो अपने स्टूडेंट्स को पास नहीं कर सकता है, या तो इंस्ट्रक्टर बाहर जाता है या स्टूडेंट बाहर जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं इस तरह के स्टूडेंट्स को एक खास सोच के तौर पे की डिग्री के ऊपर सवाल लगाया गया। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उसी JNU के हैं। अगर वो जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में थे और अगर दिए हुए समय में अपना ग्रेजुएशन पास नहीं करते तो उन्हें मार्चिंग ऑर्डर दिया जाता। चलिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी नीतियों में भी फेरबदल की अब गुंजाइश यहाँ पर नजर आती है। क्या है कि आप पेट्रनाइज कर रहे हैं, लोगों को पॉलिटिकल लीडर बना रहे हैं, और एक अच्छी इंस्टीट्यूशंस, मैं बड़ा फ़ख्र से देख रहा हूँ अपनी DOU को और JNU को, पर अनफॉर्चुनेटली आप टीचर्स को पोलिटिसाइज कर दिया है, टीचर्स पॉलिटिशियंस बन गए हैं और स्टूडेंट्स को ग्रूम कर रहे हैं। और मैं अपने यंग फ्रेंड को बताना चाहता हूँ, आपने पूछा अधिकार के बारे में, जब हम छोटे थे एक पिक्चर थी और उसमें एक बड़ा अच्छा गाना था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश के बच्चों इसे रखना संभाल कर। यहाँ पर हमारे साथ अरुण भी हैं। अरुण, एक बात बताइए कि कैंपस के अंदर
अचानक से कौन सी हवा बह रही है कि देश के ही नागरिक, किसी देश के बच्चे, इसी देश के युवा, चलिए वो किस पार्टी के हैं छोड़ दीजिए, किस संगठन के हैं, किसी के भी हो सकते हैं, XYZ, लेकिन हैं तो इसी देश के बच्चे, हैं तो इसी देश के युवा। क्या हो रहा है कैंपस के अंदर? तमाम पिछले 1.5 साल का आप घटनाक्रम उठा के देखेंगे तो 2-4 बातें ही सामने आएंगी कि देश विरोधी नारे लगे और उन पे कार्रवाई हो, ये सब चाहते हैं, लेकिन सब लोग प्रूव करने पे लग गए हैं कि तुम देशभक्त हो या मैं देशभक्त हूँ, तुम देशभक्त नहीं हो या मैं देशभक्त नहीं हूँ। इस बातों नौजवान को और जवान को मिला के उस पे सियासत करी जा रही है। सब नौजवानों को ये बात समझ लेनी चाहिए और सब देश के नागरिकों को कि जवान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है और उस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं आपको रिलेट करता हूँ, मैं खुद एयरफोर्स में पायलट रहा हूँ और मैं वहाँ से अभी विड्रॉल लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, यहाँ पे प्रेसिडेंट रहा। वो तो देखी कि हमने एयरफोर्स में जाके एक बात सीखी थी कि वी आर हेयर फॉर ए रीज़न, फॉर ए कॉज विच इज़ फार इम्पोर्टेंट देन माई फैमिली, देन माई लाइफ। वो बातें यूनिवर्सिटियों में नहीं हैं, वो बातें यूनिवर्सिटियों में होनी चाहिए, वो देश के नौजवानों को पढ़ानी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर कैंपस को आप सिर्फ शिक्षा का मंदिर बनकर ही रहने दीजिए, वहां पर आप विचारधारा बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आज अगर देश के खिलाफ आप विचारधारा बनाएंगे तो इस देश में आप और हम भी नहीं रह पाएंगे। इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।